दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण है। इसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप पूछे जाने वाले 30 प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न सामान्य विज्ञान से संबंधित है। आप देख सकते हैं इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वायु प्रदूषक की मानवीय रक्त के हीमोग्लोबिन से अत्यधिक सशक्त संबद्धता है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर कार्बन मोनोऑक्साइड। आप जान लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक की मानवीय रक्त के हीमोग्लोबिन से अधिक सशक्त संबद्धता है। ये बहुत तेज़ी से जुड़ता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर देता है, जिससे दम घुटने से मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। अगला प्रश्न शिक्षण अभिरुचि से है कि कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक और छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा, आपको बताना है। स्मरण स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी स्तर या स्वायत्त विकास स्तर। तो सही उत्तर है विमर्शी स्तर, ऑप्शन सी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपसे पूछा गया है। आप जान लीजिए कि कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक और छात्र आपस में सहभागी होते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में विमर्शी स्तर का शिक्षण सहायक होगा। कक्षा का मुक्त वातावरण या जो ओपन इन्वायरमेंट है वो छात्रों में चिंतन, तर्क और कल्पना की शक्ति को बढ़ाता है, जिससे बाद में छात्र इन उपागमों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं और इसमें छात्र और अध्यापकों के मध्य समन्वय बढ़ता है और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बढ़ती है। अगला प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण है कि रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों के अधिगम उपलब्धियों का श्रेणीकरण, छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना, छात्रों के निष्पादन ग्राफ का सत्यापन करना या शिक्षण की प्रभाविता की प्रतिपुष्टि करना। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना। आप जान लीजिए कि रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना यानी उनको एक्सिलरेट करना है। रचनात्मक मूल्यांकन में किसी शैक्षिक कार्यक्रम या किसी योजना की गुणवत्ता, उसकी उपयोगिता का आकलन किया जाता है, जिससे उसको अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बनाया जा सके। अगले प्रश्न पर आते हैं। परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नांकित में से किन प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है? साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन, स्तरित प्रतिचयन, आनुपातिक प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन, व्यवस्थित प्रतिचयन। इसमें से आपको बताना है कि इन विकल्पों के आधार पर किसको किसको जो है परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत किन प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और ई। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए कि जो परिमाणात्मक शोध या मात्रात्मक शोध है ये आदेशात्मक शोध होते हैं। इस शोध में विकल्प पूर्व में ही निर्धारित कर दिया जाता है और ये निगमनात्मक पद्धति का अनुसरण करता है। परिमाणात्मक शोध में जो प्रतिचयन विधियां हैं उसमें साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन होता है, स्तरित प्रतिचयन और व्यवस्थित प्रतिचयन। तो ये तीनों आप याद रख लीजिएगा कि परिमाणात्मक या मात्रात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत कौन कौन सी प्रतिचयन विधियां शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है कोडिंग शेड्यूल का प्रयोग किस में किया जाता है, आपको बताना है। महत्वपूर्ण, कोडिंग शेड्यूल का प्रयोग किस में किया जाता है? तो सही उत्तर है विषय वस्तु विश्लेषण में। देखिए कोडिंग शेड्यूल का प्रयोग जो है विषय वस्तु विश्लेषण में किया जाता है। आप देख सकते हैं कि सामग्री विश्लेषण में ये उपयोग किया जाने वाला डाटा संग्रह उपकरण कोडबुक कोडिंग योजना है। गुणात्मक सामग्री विश्लेषण में कोडिंग के दौरान कोडबुक का निर्माण और सुधार किया जाता है, जबकि मात्रात्मक सामग्री विश्लेषण में
कोड बुक को विकसित करने और कोडिंग से पहले की विश्वसनीयता और वैधता के लिए पूर्व परीक्षण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिचयन के उस प्रकार को किस रूप में जाना जाता है जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध है। प्रतिचयन के उस प्रकार को किस रूप में जाना जाता है जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध है। ऑप्शन है कोटा प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन, सुविधाजनक प्रतिचयन या वेब प्रतिचयन। तो सही उत्तर है ये प्रकार जो अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध है उसको सुविधाजनक प्रतिचयन कहते हैं। ये मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध होती है और ये प्रतिचयन सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली तकनीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें प्रदूषक और स्रोतों का मिलान आपको करना है। शीशा, तो ये पेंट में शीशा उपलब्ध होता है। आप देखिए पेंट में शीशा। इसके अलावा पारा कोयला से संबंधित है और बेंजीन पेट्रोल में और कैडमियम बैटरियों में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। शीशा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है जो पृथ्वी की सतह में कम मात्रा में पाया जाता है। पेंट में शीशे का उपयोग सुखाने में तेजी लाने के लिए किया जाता है। पारा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है जो कोयले के भंडार सहित पृथ्वी की सतह में चट्टानों में पाया जाता है। और बेंजीन पेट्रोलियम और धूम्रपान वाले पदार्थों में पाया जाता है। कैडमियम एक रासायनिक तत्व है और इसकी परमाणु संरचना 48 है। कैडमियम का सर्वाधिक उपयोग निकिल कैडमियम बैटरी के उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के शहरों में धूम्र में मुख्यतः शामिल होते हैं क्या। सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अंजले हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और एसपीएम और सल्फर के ऑक्साइड और ओजोन। तो सही उत्तर नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अंजले हाइड्रोकार्बन ये भारत में शहरों के धूम्र में उपलब्ध होते हैं। भारतीय शहरों में स्मॉग में मुख्यतः नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अंजले हाइड्रोकार्बन के कण शामिल होते हैं। स्मॉग प्रदूषण धुआं जैसा वायु प्रदूषण है जो धुएं और कुहासे का मिश्रित रूप होता है और ये गाड़ी, औद्योगिक कारखाने, कृषि अवशेषों को जलाने से निकले धुएं और वायु में मिलकर धुंध का रूप धारण कर लेता है और इससे भारत की राजधानी नई दिल्ली काफ़ी प्रभावित रही है। ये ठंड के मौसम में और अधिक प्रभावी हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सर्च मेथड डोमेन, यूआरएल या होस्ट जैसे किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। ऑप्शन है कीवर्ड, फील्ड, बुलियन या मिसलेनियस। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कंप्यूटर साइंस से संबंधित है। पूछा गया है कि कौन सा सर्च मेथड डोमेन, यूआरएल या होस्ट जैसे किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। तो ये है फील्ड, ऑप्शन बी। देखिए फील्ड सर्च मेथड डोमेन, यूआरएल या होस्ट जैसे किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों में से सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है आपको बताना है। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। तो इसमें से आप जान लीजिए कि सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। देखिए इनको सुपर कंप्यूटर को महासंगणक कहा जाता है और ये वर्तमान में गणना शक्ति और कुछ मामलों में सबसे आगे हैं। उपलब्ध कंप्यूटरों में सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र क्षमता, दक्षता और सबसे अधिक स्मृति क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। अगला प्रश्न भी कंप्यूटर से संबंधित है। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर 10⁹ याद रखिएगा 1 GB में 10⁹ बाइट्स होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण है आपको बताना है। माउस, स्कैनर, स्पीकर या फिर कैमरा। कौन सा आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण है। तो सही उत्तर स्पीकर, ऑप्शन सी। याद रखिएगा इन उपकरणों में स्पीकर आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है जबकि माउस, स्कैनर और डिजिटल कैमरा ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं।
अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 13 है, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है कैसे। तो देखिए बाइनरी कोड में जो संख्या है उस ज्ञात करने की जो विधि है, संख्या में 2 से भाग दिया जाता है और तब तक जिया जाता है जब तक संख्या का भागफल खत्म ना हो जाए। तो 7 का बाइनरी कोड जो है क्या हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 का बाइनरी कोड 111 हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को क्या कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, ग्राम सभा, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत। तो क्या कहा जाता है ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले स्तर के संगठन को, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्राम पंचायत कहा जाता है। यानी जब हम अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के त्रिस्तरीय व्यवस्था को पढ़ते हैं तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत है। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के गठन का प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 15 कि संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं और पक्षियों नामक प्रविष्टि को किस सूची में जोड़ा गया है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा समवर्ती सूची, ऑप्शन सी। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा वन्य पशुओं और पक्षियों नामक प्रविष्टि को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा एक अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया। इसके अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा वर्णित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन सी समवर्ती सूची। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा वन्य पशुओं और पक्षियों नामक प्रविष्टि को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं। बजट घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा या प्राथमिक घाटा। तो सही उत्तर राजस्व घाटा, ऑप्शन सी। देखिए जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। बजट घाटा कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति होती है और सरकार के कुल व्यय से में दोनों मदे आते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इस प्रकार कुल प्राप्तियों में से उक्त दोनों मदों से प्राप्त आय शामिल होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है। ऑप्शन है जोधपुर, दिल्ली, कोलकाता या नागपुर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा शहर जो है कर्क रेखा के एकदम समीप है, तो इसमें हो जाएगा कोलकाता। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और इसमें कर्क रेखा के एकदम निकट कोलकाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन, मोपला विद्रोह, बहावी आंदोलन या अलीगढ़ आंदोलन। तो सही उत्तर खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के बीच होने वाली सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए और संसार के अधिकांश मुस्लिम तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा या धर्मगुरु मानते थे। इसी के विरोध में भारतीय मुस्लिमों द्वारा अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया, जिसे खिलाफत आंदोलन और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है। तो सही उत्तर अनुच्छेद 40। जब आप अनुच्छेद 40 पढ़ेंगे तो उसमें ये वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा और उसे ऐसी शक्तियां और अधिकार देगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने योग्य आवश्यक हों, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में तीनों गोलमेज सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुए थे।
दिल्ली, लंदन, बॉम्बे या कलकत्ता में? तो सही उत्तर है लंदन में। देखिए, अंग्रेजों के शासनकाल में तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे। तो याद रखिएगा, अंग्रेजों के शासनकाल में तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 में, दूसरा सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। कांग्रेस ने केवल दूसरे जो है अधिवेशन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। लेखकों के नाम और उपनाम। सूर्यकांत त्रिपाठी, तो इनको निराला कहा जाता है। रघुपति सहाय का जो है उपनाम फिराक गोरखपुरी है। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन को कहा जाता है, और धनपत राय श्रीवास्तव ये मूल नाम है मुंशी प्रेमचंद का। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? ऑप्शन है रैमजे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली या लॉर्ड बेवेल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्लीमेंट एटली का कथन है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब ब्रिटेन में संसद का चुनावी दौर शुरू हुआ तो साम्राज्यवादी विरोधी नीति अपनाते हुए लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली ने अपने पार्टी को भारी बहुमत दिलाया, और उन्होंने अपने संसदीय भाषण के दौरान कहा कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघी या क्वासी फेडरल कहा है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, भारतीय संघवाद को अर्धसंघात्मक की संज्ञा के.सी. वियर द्वारा दी गई है। के.सी. वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघी कहा है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स ने कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिल ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और आइवर जेनिंग्स ने इसे फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा है भारतीय संविधान को। अगला प्रश्न है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? आपको बताना है। देवेंद्र नाथ ठाकुर, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, सुरेंद्र नाथ ठाकुर या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है सत्येंद्र नाथ ठाकुर। सत्येंद्र नाथ ठाकुर जो हैं ये इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय थे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कुल कितने खेल विधाओं को शामिल किया गया है? आपको बताना है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कुल कितनी खेल विधाओं को शामिल किया गया है? तो ये 10 हैं। आप जान लीजिए कि 10 खेल विधा एथलेटिक्स, तैराकी, कलात्मक जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, जूडो, लॉन बॉल्स और 3x3 बास्केटबॉल को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, खेलों से है, करंट अफेयर्स। 19वें एशियाई खेल में भाग लेने वाले देशों तथा उनकी कुल पदक संख्या से संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। चीन 383, जापान 188, दक्षिण कोरिया 190, भारत 100। तो भारत जो है ये सुमेलित नहीं है 19वें एशियाई खेलों के अंतर्गत। आप जान लीजिए भारत को कुल मिलाकर इसमें 107 पदक मिले थे, न कि 100। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। आप जान लीजिए कि भारतीय क्रिकेट टीम ने इसमें पहली बार भाग लिया और पुरुष और महिला क्रिकेट खेल में भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। भारत को कुल 107 पदक मिले थे। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपको बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। वर्तमान में नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव मार्क रूटे हैं, सही है। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024 दुबई में हुआ था, सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है, सही है। और भारत का पहला संविधान संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है, ये आपका सही नहीं है।
क्यों? क्योंकि भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में किया जा रहा है। सोनीपत कहाँ है? सोनीपत हरियाणा में है। तो ये भारत का पहला संविधान संग्रहालय ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। इस यूनिवर्सिटी में संविधान संग्रहालय की स्थापना की गई है। सोनीपत हरियाणा में है। तो ऑप्शन डी जो है ये उसके अतिरिक्त सभी विकल्प सही हैं। ये ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कितने राज्यों या संघ शासित राज्यों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर वनावरण है? 21%, 23%, 25% या 19%? तो सही उत्तर है 19%, ऑप्शन डी। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के 19 राज्यों संघ शासित प्रदेशों के क्षेत्रफल पर 33% से अधिक वनावरण है और 19 में से 8 राज्यों संघ राज्य शासित प्रदेशों के भौगोलिक क्षेत्रफल पर 75% से अधिक वनावरण है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में उसके अनुसार 19 राज्यों में 33% से अधिक वनावरण है। अगला प्रश्न है कि चैट जीपीटी को किसके द्वारा विकसित किया गया है? ओपन एआई, अल्बर्ट, प्रीटेंड या टेस्ला? तो सही उत्तर है ओपन एआई। ओपन एआई यानी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको चैट जीपीटी को ओपन एआई के द्वारा विकसित किया गया है। चैट जीपीटी का पूरा नाम चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफ़र है। चैट जीपीटी चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफ़र, ये भी याद रखिएगा, ये कभी पूछ सकता है, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 के अनुसार सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार और पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए अधिकतम जुर्माना राशि कितनी है? ऑप्शन है 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ या 3 करोड़। तो सही उत्तर 1 करोड़। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 के अनुसार सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार, पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए अधिकतम जुर्माना राशि 1 करोड़ रुपया है, जबकि अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। तो ये था असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों का उपयोग जो है आगामी परीक्षाओं में कर सकते हैं। ये प्रश्न अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से आपकी तैयारी मजबूत होती है, कुछ नए तथ्यों का पता चलता है और परीक्षा का ट्रेंड जो है वो पता चलता है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।